जय हिंद एवरीबॉडी। जैसा कि आप सभी से मैंने प्रोमिस किया था कि मैं हिस्ट्री का सीरीज स्टार्ट करूंगा और उसमें क्लास 11th एंड 12th का जो ओल्ड एनसीईआरटी है उसको कवर करेंगे। तो इसी सीरीज में आज हम लोग का फर्स्ट डे है और आज हम लोग क्लास 11th का ओल्ड एनसीईआरटी जो आर एस शर्मा जी के द्वारा लिखा गया है उसको पढ़ने का प्रयास करेंगे। मैक्सिमम लोगों को डाउट हुआ कि ओल्ड एनसीईआरटी ही क्यों, न्यू एनसीईआरटी क्यों नहीं। तो मैं बता दूं कि दोनों में कंटेंट सेम है। ये ओल्ड एनसीईआरटी में उससे बेहतर कंटेंट मतलब डिटेल में लिखा गया है, ठीक है, और वो थीम बेस्ड है न्यू एनसीईआरटी। दूसरी बात कि ये ओल्ड एनसीईआरटी है, ये सीक्वेंस वाइज लिखा गया है और सॉरी, ये ओल्ड एनसीईआरटी सीक्वेंस वाइज लिखा गया है, ये जो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं। और न्यू एनसीईआरटी क्या है कि कहीं का पत्थर कहीं का रोड़ा वाला हाल है, वो सीक्वेंस वाइज नहीं है। आपको पढ़ने में कहीं कहीं इस समस्याओं का सामना करना पड़ेगा और उतना इंटरेस्ट आपके अंदर डेवलप नहीं हो पाएगा, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है कि बहुत ही अच्छे तरीके से आप इंटरेस्ट के साथ आगे बढ़ते जाओगे, सीक्वेंस वाइज बढ़ते जाओगे। और मैं आ गया हूँ साथ में आपके। तो इस इतिहास को आप भूल जाओ कि ये रटने का सब्जेक्ट है या बोरिंग सब्जेक्ट है, ठीक है। और ये सबसे स्कोरिंग सब्जेक्ट है। अगर आप मैं सिविल सर्विसेज की बात करूँ तो सबसे स्कोरिंग सब्जेक्ट इसको माना जाता है, बीपीएससी में तो खास करके। सो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज चैप्टर 1, इसमें 29 चैप्टर है। आप लोगों को मेन पृष्ठ नहीं पता है तो आप जा करके टेलीग्राम पे मैंने डाल दिया है कि इसका पृष्ठ कैसा है। बहुत सारे लोग बुक खरीदते हैं तो पहले पहले वाले पेज को देखकर खरीदते हैं। तो आप जा करके मार्केट में बोलोगे कि मुझे आर एस शर्मा का, आर रामशरण शर्मा का 11th का प्राचीन भारत का इतिहास का बुक चाहिए, वो दे देगा आपको, ठीक है। तो वो आप आराम से आपको दे देगा। देन उसके बाद मैं क्या बोल रहा था, मैं थोड़ा सा सीक्वेंस मेरा इधर से उधर हो जाता है जब मैं वीडियो बनाता हूँ, तो इसके लिए सॉरी। हाँ, तो आप लोग टेलीग्राम पे आइएगा। इसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे डाल दिया हूँ, ठीक है। और टेलीग्राम पे ही पर डे का आपको टारगेट बताया जाएगा। आज का टारगेट ये है कि चैप्टर 1 और चैप्टर 2 को क्लियर करके आपको इस वीडियो में क्लियर करके मैं बता दूंगा ब्रीफ में कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है और कैसे कैसे इसको पढ़ना है। और जो जटिल वर्ड शब्द दिए गए हैं, क्योंकि ये हिंदी में अनुवाद किए गए हैं। मेन जो इस बुक आता है ये इंग्लिश मीडियम में है, इसको हिंदी में अनुवाद किया गया है, तो बहुत सारे शब्द जो है वो आपको समझ में नहीं आएगा, आप इसे समझ नहीं पाओगे और आपका इंटरेस्ट इसी बीच में लूज कर जाएगा और इस बुक को क्या करोगे, छोड़ दोगे, पढ़ोगे नहीं उस समय, ठीक है। मन करेगा कि कुछ और कर लेते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको मैं एक एक चीज़ों पे ध्यान देते हुए एक एक चीज़ को सार्वगर्भिक तरीके से बताते हुए आगे बढ़ूंगा। तो आपका टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए। वहाँ पे बीपीएससी के रिगार्डिंग पर डे आपको टारगेट स्टडी प्लान बताया जाएगा कि आज क्या क्या करना है। और ये 6 मंथ का स्टडी प्लान होगा कि पर डे क्या क्या करना है। और जब 6 मंथ हो जाएगा तो आप कहोगे कि यार एक नई ज़िंदगी मिली है मुझे, सच में, सच बता रहा हूँ। तो चलिए हम लोग सबसे पहला स्टार्ट करते हैं, प्राचीन भारत के इतिहास का महत्व। किसी भी चीज़ को जानने से पहले उसके महत्व को जानना जरूरी होता है कि जो चीज़ें हम कर रहे हैं इसका महत्व क्या है मेरे डेली लाइफ में या आने वाले समय में इसका महत्व क्या होगा। बिना महत्व की कोई चीज़ें होती ही नहीं है, किसी चीज़ का शुरुआत होता ही नहीं है, ठीक है। तो हम लोग आज के चैप्टर 1 में पढ़ेंगे प्राचीन भारतीय इतिहास का महत्व। आखिर इसका महत्व क्या है कि हम इसको पढ़ रहे हैं, ठीक है। तब हम आप बोलोगे कि इसका महत्व ये है कि मेरे एग्जाम में प्राचीन भारत के इतिहास से 5 या 10 क्वेश्चन आते हैं, तो ये आपका महत्व एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से होगा। लेकिन आप एग्जाम को, प्रोस्पेक्टस को छोड़ दो तो आपके डेली लाइफ में भी, आपके आने वाले समय में भी, आप जितने आपका जो जीवन का वर्तकाल है इसमें भी इसका बहुत ही अहम योगदान होता है, ठीक है। अगर आप एक सभ्य इंसान बनना चाहते हो, आप एक आप छोटे से छोटे छोटे सपनों में बुंद करके रहना चाहते हो तो आपके लिए ये नहीं है। अगर आप कुछ बड़ा करना चाहते हो तो आपको इतिहास की जानकारी होना चाहिए। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब बातें कम और काम ज़्यादा करते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करते हैं कि 1 मिनट ये ले लेता हूँ मैं। हाँ, प्राचीन भारत के इतिहास का अध्ययन कई दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। इससे हम जानते हैं कि मानव समुदाय हमारे देश में प्राचीन संस्कृतियों का विकास कब, कहाँ और कैसे किया। प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने का सबसे पहला कारण यह होता है कि जो मानव समुदाय था, जो हम मानव है, होमोसेपियंस थे, वो प्राचीन संस्कृति का विकास कैसे किया, कहाँ किया और कब किया, ठीक है। तभी तो जानते सीक्वेंस वाइज देखते आएंगे कि अभी इतने बड़े बड़े शहर, इतने बड़े बड़े औजार, इतने बड़े बड़े रेलगाड़ी, हवाई जहाज, ये सब कैसे डेवलप हुआ। उस समय क्या प्राचीन ग्रंथों से लेकर के ही तो बना है। उस समय लोगों ने उस पर काम नहीं किया। उस समय ऐसा नहीं था कि उस समय प्राचीन समय में जो वस्तु है बनाने की उसका अभाव था। हमारे भारत में प्राचीन काल से ही जो खनिज है, जो वस्तुएं हैं, सब कुछ उपलब्ध होते हुए आया है, ठीक है। लेकिन लोग जिस तरीके से डेवलप होते गया,
जिस तरीके से मॉडर्नाइज होते गया हम लोग आगे बढ़ते गए, लेकिन सब कुछ प्राचीन इतिहास पे ही बेस्ड है, सब कुछ हमारे प्राचीन काल से ही लिया गया है। तो इसलिए प्राचीन को जानना जरूरी है कि कौन चीज़ कहाँ से हम लोगों को मिला है। उन्होंने कृषि की शुरुआत कैसे की तथा मानव जीवन को सुरक्षित और सुस्थिर कैसे किया, ठीक है, इस सब के बारे में हमें प्राचीन इतिहास से ही तो जानने को मिलता है। तो हम लोग प्राचीन भारतीय इतिहास से क्या क्या जानते हैं कि कृषि का विकास कैसे हुआ, लोगों ने अपने जीवन को सुव्यवस्थित तरीके से एक जगह स्थिर कैसे किया। पहले के मानव क्या होते थे, एक जगह से दूसरे जगह भटकते थे शिकार के लिए, ठीक है, अपने रहने के लिए, क्योंकि कभी क्या होती थी कि एक जगह रह रहे हैं, वहाँ पे कोई आपदा आ जाता था, कोई मौसम संबंधी परेशानियाँ होती थी, तो उसको दूसरे जगह जाना होता था। एक जगह रहते रहते वहाँ की आसपास की जो भी चीज़ें होती थी, खाने की खाद्य पदार्थ होता था, वो खत्म हो जाता था, एक समय आने पर समाप्त हो जाता था, तो उसको मौसमी फल के अकॉर्डिंग दूसरी जगह जाना पड़ता था। तो लेकिन मानव धीरे धीरे सुस्थिर होता गया, उन्होंने कृषि को अपनाया और इस तरीके से वो आगे बढ़ते गया। तो हम लोग डिटेल में बात करेंगे उसके बारे में। देखिए यहाँ तक आगे हम लोग देखते हैं क्या है, इससे ज्ञात होता है कि प्राचीन भारत के निवासियों ने किस तरह प्राकृतिक संपदाओं की खोज की और उनका उपयोग किया, तथा किस प्रकार उन्होंने अपनी जीविका के साधनों को की सृष्टि की, मतलब खोज किया, उसने अपनी जीविका के साधनों का खोज किया। हम यह भी जान पाते हैं कि उन्हें खेती, कताई, किसी चीज़ की बुनाई, धातु कर्म मतलब धातु से अनेक प्रकार के औजार बनाना आदि की शुरुआत कैसे की, कैसे जंगलों की उन लोगों ने सफाई की और कैसे गांवों का विकास हुआ, उसका नगरों का तथा राज्यों का स्थापना हुआ, कैसे हम लोग आते आते आएंगे और फिर बड़े बड़े राज्य मगध जैसे महान साम्राज्य का जिक्र करेंगे। ये सब कुछ हम लोग इतिहास में स्टेप बाय स्टेप पढ़ते चलेंगे। दोस्तों, कोई समुदाय तब तक सभ्य नहीं माना जाता है जब तक वो लिखना ना जानता हो। कोई समुदाय तब तक सभ्य नहीं माना जाता है जब तक वह लिखना नहीं जानता हो। तो लिखने जो लोग जान जाते हैं, जो समुदाय लिखना जान जाता है, वो सभ्य समाज के कैटेगरी में आ जाता है। ठीक है, आगे चलिए। आज भारत में जो विभिन्न प्रकार की लिपियाँ प्रचलन में है, उस उन सब का विकास प्राचीन लिपियों से हुआ। जो लिपि है, एक बात मैं बता दूं, लिपि लिपि और लिपि और भाषा दोनों अलग अलग चीज़ है। भाषा जो लिखा जाता है वो किसी न किसी लिपि में लिखा जाता है। जैसे हम लोग का जो हिंदी भाषा है वो देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। इसी तरीके से बहुत ही प्राचीन काल में ही हमारा सबसे पुरानी सभ्यता जो इंडस वैली सिविलाइजेशन था, हड़प्पा सभ्यता, उसमें भी लिपि था। ठीक है, उसमें एक आइडियोग्राफी आइडियोलॉजी लिपि था, जिसके बारे में सिर्फ भाव चित्रात्मक था, जिसके बारे में सभी लोग नहीं पढ़ पाए। ठीक, अभी तक उसे पढ़ा नहीं गया है। लिपि था प्राचीन काल में ही, और वही लिपियों का प्रयोग हम लोग आज भी लिखने में करते हैं। तो इस बात से आप लोग परिचित हो जाएं कि जो लिपियाँ होती थी, जो लिपियाँ अभी हम लोग यूज करते हैं, वो प्राचीन लिपियों से ही हुआ है। हमारी आज की भाषाओं का भी वही हाल है, जो भाषा है उसका भी सेम हाल है, प्राचीन काल से ही सब कुछ लिया गया है। हमारी वर्तमान भाषाएं की जड़ें अतीत में है। हमारी जो वर्तमान भाषा है, जिस भाषा का मैं यूज़ करके आप सभी के सामने रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, रामशरण शर्मा जी के बुक का, ये सब प्राचीन काल का ही देन है, और वे कई युगों में विकसित हुई है, और ये बहुत सारे युग में विकसित होते 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 आज हम लोग इस मुकाम पे पहुंच चुके हैं कि भाषा को बहुत ही इजी वे में अलग अलग लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर सकते हैं, और अपनी भाषा को अपनी चरम मुख से बहुत ही अच्छे से बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, प्रस्तुत कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हड़प्पा सभ्यता में ऐसा नहीं था। हड़प्पा सभ्यता में लोग बोल सकते थे, लेकिन जो लिखा हुआ चीज़ है वो भाव चित्रात्मक था। इसको आप याद रखिएगा, हड़प्पा सभ्यता का जो लिपि था वो भाव चित्रात्मक था। उसके बाद आप देखोगे ब्राह्मणी लिपि आएगा, उसके बाद बहुत सारे खरुष्टी लिपि आएगा, अरामाइकल लिपि आएगा, यूनानी लिपि आएगा। उसके बाद ब्राह्मणी के बाद उसका क्या होगा, संस्कृत में बहुत सारी चीज़ लिखना शुरू हो जाएगा, देवनागरी लिपि आएगा, ऐसे ऐसे करके। तो सब कुछ हम लोग पढ़ने वाले हैं। आगे आइए। तो अब अनेकता में एकता, भारत, आप सभी को पता है कि भारत में इतना डाइवर्सिटी है, फिर भी भारत एक समय क्या हुआ करता था, भारत पूरा अखंड हुआ करता था। और आज भी भारत क्या है, इतना डाइवर्सिटी होने के बाद, डाइवर्सिटी का मतलब होता है विविधता, इतनी सारी विविधता, यहाँ बहुत सारे एक ही देश में, एक ही कंट्री में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी, इतने सारे धर्म हैं। इस धर्म के अंदर बहुत सारे कास्ट है, इस कास्ट के अंदर भी बहुत सारे सब कास्ट है, मतलब कि इतना डाइवर्सिटी है कहीं पे, मतलब कि इतने सारे भाषा। पूरे विश्व की मैं बात करूं, पूरे विश्व में
सबसे ज़्यादा भाषा बोले जाने वाला पूरा भारत ही है। सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी पूरे विश्व में भारत में ही है। कहीं समुद्र के किनारे बसा हुआ कोई राज्य है तो कहीं पे लोग पानी के लिए तरसता है। आप ही बताओ, एक जगह ऐसा जहाँ पे पूरे समुद्र से घिरा हुआ है और एक जगह जहाँ मरुस्थल है राजस्थान में, तो इतना डाइवर्सिटी है। एक जगह पूरा पहाड़ों से घिरा है चारों तरफ से, एक जगह पूरा मैदानी भाग है। तो इस तरीके की डाइवर्सिटी, कहीं पे जंगल के लिए लोग जंगल देखने को तरसते हैं और कहीं पे जंगल की वजह से लोग परेशान हो जाते हैं। तो मतलब कि कहने का मतलब यह है कि भारत जो है पूरे विविधता वाला देश है और अनेकता में एकता को, इतना चीज़ होने के बावजूद भी भारत एक यूनाइट है, यूनिटी में बंधा हुआ है। सभी के अंदर एक देश प्रेम है। तो भारत के बारे में अगर आपको मैं प्राचीन इतिहास में बताऊं तो आप गर्व से फूल जाओगे और आपको लगेगा कि सच में ये चीज़ें है, रियल में ये चीज़ें है। जो चीज़ें हम लोग सोशल मीडिया पे, जो चीज़ें हम लोग यूट्यूब फेसबुक पे देखते हैं, वो चीज़ें प्रासंगिक नहीं है, वो चीज़ें मेल नहीं खाती है, वो चीज़ें क्षणिक भर की चीज़ों को बढ़ा चढ़ा करके दिखाया जाता है। और हम शिक्षित लोगों का काम होता है कि किताबों को अच्छे से पढ़ें और उसके हिसाब से किसी चीज़ को एनालिसिस करें। प्राचीन भारत का इतिहास बड़ा रोचक है क्योंकि भारत अनेकानेक मानव प्रजातियों का संगम रहा है, मानव प्रजातियों का संगम रहा है। आप नोट्स बनाओगे तो क्या करेंगे? प्राचीन भारत का इतिहास में मानव प्रजातियों का संगम रहा है, अनेक मानव प्रजातियों का संगम रहा है। इस बीच के चीज़ को आप काट दोगे, ठीक है। और मैं बता देता हूँ, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको इसको नोट करना है। प्राक आर्य, हिंद आर्य, यूनानी, शक, हून और तुर्क आदि अनेक प्रजातियों ने भारत को अपना घर बनाया। जिस तरीके से मैं बोल रहा हूँ और जिस तरीके से बुक में लिखा हुआ है, सेम यही स्टेप आपको फॉलो करना है। एग्जाम इस सीक्वेंस वाइज ऐसे ही पूछता है। सबसे पहले प्राक आर्य आए, उसके बाद हिंद आर्य, उसके बाद यूनानी, फिर शक, फिर हुन और तुर्क आदि अनेक प्रजातियों ने भारत को अपना घर बनाया। मतलब इतनी सारी प्रजातियाँ, इतने अलग अलग डाइवर्सिटी के लोग, मानव प्रजाति आते हैं और भारत में बस जाते हैं, भारत में घुल मिल जाते हैं। और आज आप पता लगाना चाहोगे कि कौन हुन है और कौन तुर्क से निकल के आया हुआ है, कौन हिंद आर्य है और कौन यूनानी है। और आप कहो कि आप चले जाओ, मेरे यहाँ से चले जाओ, ऐसा नहीं हो सकता। वो मिल गया है आप में, आपकी मिट्टी में, आपकी संस्कृति से, आपकी सामाजिक जो सामाजिक वेशभूषा है उस सब में वो मिल चुका है, ढल चुका है। समझ रहे हो? भारत ऐसा देश है, भारत कितना प्यारा देश है। आप प्राचीन इतिहास रामशरण शर्मा जी का पढ़ते जाओ और समझते जाओ। आगे चलते हैं। प्राक आर्य, हिंद आर्य, यूनानी, शक, हून और तुर्क के बारे में हम आगे बताएंगे। आप सभी को पता हो, शक, हून, तुर्क ये सब विदेशी लोग थे। यूनानी ये सब विदेशी लोग थे। ईरान, यूनान, अफगान के लोग आकर के भारत में बस जाते थे और ये लोग शासन भी करते थे यहाँ पे। प्राक आर्य का मतलब होता है, प्राक आर्य का मतलब होता है कि उत्तर भारत के, ठीक है। और हिंद हिंद आर्य का मतलब होता है उत्तर और मध्य भारत के लोगों को, जो आर्य होते थे, संस्कृति के लोग होते थे, जो संस्कृत भाषा का यूज करते थे, उसको हिंद आर्य कहा जाता था। तो आगे हम लोग डिटेल में इसके बारे में पढ़ेंगे। हर प्रजाति ने भारतीय समाज व्यवस्था, शिल्पकला, वास्तुकला और साहित्य के विकास में यथाशक्ति अपना अपना योगदान दिया। सभी जितने भी मानव आए, सभी ने अपने अपने योग्यता के अकॉर्डिंग, अपने अपने स्किल के अकॉर्डिंग भारत के सामाजिक व्यवस्था में योगदान दिया है। ये सभी समुदाय और इन सारे सांस्कृतिक वैशिष्ट्य निरक्षरवत इस तरह मिल गए कि आज इनमें से किसी को हम उनके मूल में साफ साफ पहचान भी नहीं सकते हैं। आज हम उसको नहीं पहचान सकते, इतने अच्छे तरीके से हमारे साथ मिलजुल गए हुए हैं ये लोग। प्राचीन भारतीय संस्कृति की विलक्षणता यह रही है, इसमें उत्तर और दक्षिण के तथा पूर्व और पश्चिम के सांस्कृतिक उपादान सम्मिलित हो गए हैं। सच बता रहा हूँ, प्राचीन भारतीय की संस्कृति को देखो कि ये उत्तर से दक्षिण, ठीक है, उत्तर से दक्षिण मतलब कि कन्याकुमारी से लेकर के नीचे पूरे तमिलनाडु तक, ठीक है। और इधर पूरब से पश्चिम तक पूरा हिमाचल प्रदेश, असम से लेकर के यहाँ राजस्थान, गुजरात तक क्या है, सब एक सांस्कृतिक आपादान में समेकित, समेकित मतलब मिल गया हुआ है, सभी मिल चुका है। भले ही अलग अलग डाइवर्सिटी है, अलग अलग भाषा बोला जाता है, अलग अलग धर्म के लोग, अलग अलग जाति के लोग रहते हैं, अलग अलग उपजाति के लोग रहते हैं, लेकिन सभी लोग सांस्कृतिक उपादान में समेकित हो गए हैं। आर्य सांस्कृतिक उपादान उत्तर के वैदिक और सांस्कृतिक संस्कृति के अंग है, तो प्राक आर्य जातीय उपादान दक्षिण की द्रव्य और तमिल संस्कृति से आए हैं। आप सभी समझिए इस बात को। आर्य जो था, आर्य आर्य सांस्कृतिक उपादान उत्तर के वैदिक और संस्कृत मूलक संस्कृति के अंग है। किसका? उत्तर वैदिक, और उत्तर वैदिक समझ रहे हो, उत्तर वैदिक और संस्कृत मूलक संस्कृत का अंग, उत्तर मतलब उत्तर भारत के, ठीक है,
उत्तर भारत, जम्मू कश्मीर, लद्दाख साइड का, ठीक है। और प्राक आर्य जातीय उपदान दक्षिण, दक्षिण मतलब केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश इस साइड का, श्रीलंका जिस साइड है उधर का, जहाँ पे द्रविड़ और तमिल भाषा का ये उल्लेख है, वहाँ से इसके संस्कृत से आए हुए हैं ये लोग, ठीक है। तो आपको आर्य और प्राक आर्य में डिफरेंस पता होना चाहिए, और इस तरीके का क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। आगे चलते हैं हम लोग। दक्षिण की द्रविड़ और तमिल सम्मिलित आए हुए कौन है? प्राक आर्य है। लेकिन द्रविड़ और संस्कृतेतर, देखिए संस्कृतेतर, आप कहोगे कि द्रविड़ और संस्कृतेतर, संस्कृतेतर का मतलब क्या हुआ? संस्कृत के अलावा, द्रविड़ और संस्कृत के अलावा जो भाषा, बहुत सारे भाषाएं, बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो वैदिक ग्रंथों में, जो पुराने वैदिक ग्रंथ से हम लोग इतिहास को लेते हैं, उस वैदिक ग्रंथों में संस्कृत के अलावा, द्रविड़ के अलावा बहुत सारे भाषाएं, बहुत सारे शब्द हैं जिनका काल 1500 से 500 ईस्वी के बीच में है, ठीक है। बहुत सारे भाषाएं हैं जिसमें मुंडा, बहुत सारे प्रजातियों का अलग अलग भाषा का भी वैदिक ग्रंथों में प्रयोग किया गया है, ठीक है। तो इसको आगे चलते हैं, आगे देखिए। हाँ, आगे देखिए, भारत में जो है, एक मिनट, तो हम लोग पढ़ रहे थे द्रविड़, तमिल इस भाषा के बारे में, आर्य की संस्कृत भाषा के बारे में। सेम इसी तरीके से क्या है, सेम इसी प्रकार से पाली और संस्कृत के बहुत शब्द, पाली भाषा आप सभी को पता होना चाहिए कि बौद्ध बौद्ध धर्म का भाषा जो था वो पाली ही था, ठीक है। और बौद्ध धर्म ग्रंथ जो भी है वो पाली भाषा में ही लिखे गए हैं। और आप सभी को पता होना चाहिए बौद्ध धर्म ग्रंथ कहाँ पर, गंगा के, जो गंगा के मैदान है वहीं के आसपास में थे, पूरे बिहार में, पूरे मगध में फैला हुआ था। तो इससे आप रिलेट करते जाइए कि पाली और संस्कृत के बहुत शब्द जो गंगा के मैदानों में विकसित भावनाओं और संस्थाओं के द्योतक है, वे लगभग 300 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के संगम नाम से प्रसिद्ध है। आपको ये, इस पॉइंट को आपको नोट करना है, आपको याद रखना है। क्या याद रखना है? कि जो गंगा के तट पे 300 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व में बहुत सारे जैसे पाली और संस्कृत के शब्द विकसित हुए, उसे संगम के नाम से जाना था। किसके नाम से? संगम के नाम से जाना, क्योंकि इसको हाईलाइटेड किया गया, ठीक है। इनमें भारत के पूर्वांचल ने भी, जहाँ प्राक आर्य जातियाँ बसी हुई है, अपना योगदान किया है। यहाँ के लोग मुंडा या कोल भाषाएं भी बोलते थे। आप सभी को पता होना चाहिए कि झारखंड साइड में मुंडा कोल विद्रोह जो होता था, ये सब मुंडा या कोल भाषाएं बोलते थे। ये सब जनजातियाँ थी, बहुत सारे छोटे छोटे जनजातियाँ जो जंगलों में रहा करते थे। धीरे धीरे बेस आपका मैं तैयार कर रहा हूँ, फिर उसके बाद हम लोग थोड़ा सा स्पीड में चलना शुरू कर देंगे। यहाँ पे देखिए, भाषा वैज्ञानिकों ने भाषा की खोज में कितनी भाषाएं थी, कहाँ कहाँ कौन सी भाषाएं बोली जाती थी, उसमें बहुत सारे साइंटिस्ट लोगों ने ये सिद्ध किया कि हिंद आर्य भाषाओं में फाहा, निक्का, खंती, जो आज लोग हम लोग खंती जो खोदने का काम करते हैं, गड्ढा खोदने का, फाहा मतलब फड़ुआ आदि के सूचक बहुत शब्द मिले हैं हिंद आर्य भाषाओं में। ये मुंडा भाषाओं से लिए गए हैं, ये सारे मुंडा भाषाओं में यूज होता था, फाहा, नौका, खंती, ठीक है। छोटा नागपुर के पठार के बारे में आपको पता होना चाहिए, ये सब मुंडा परिसर का ही पूरा इलाका था। तो इसको आपको उतना ध्यान नहीं देना है और आपको आगे बढ़ते जाना है, ठीक है। यहाँ आना है आप नीचे। प्राचीन काल से ही भारत क्या है, विविध धर्म, मतलब बहुत सारे धर्म का, अलग अलग धर्मों का प्रांगण रहा है। प्रांगण मतलब केंद्र रहा है। प्राचीन भारत में हिंदू, जैन और बौद्ध धर्मों का उदय हुआ। आज हम लोग के देश में मेजोरिटी किसका है? हिंदू का, और उसके बाद इस्लामिक, ठीक है, मुस्लिम का। लेकिन पहले क्या होता था? हिंदू, जैन और बौद्ध धर्मों का उदय हुआ। परंतु इन सभी धर्मों और संस्कृतियों का पारस्परिक सम्मिश्रण और प्रति प्रभाव इस प्रकार हुआ कि लोग भले ही भिन्न भिन्न भाषाएं बोलते, भिन्न भिन्न धर्मों को मानते और भिन्न भिन्न सामाजिक रीति रिवाजों पर चलते हो, पर सारे देश में सभी की एक समान जीवन पद्धति है। समझ में आ रहा है आपको कि सभी लोग अलग अलग, सभी की जीवन शैली, रीति रिवाज, अलग अलग धर्म, ठीक है, अलग अलग देवी देवताओं को मानने वाले, अलग अलग सभी लोग का मान्यताएं जो है सो, लेकिन सभी लोग क्या है, देश में एक समान जीवन पद्धति से ही रहते हैं। इसलिए भारत को अनेकता में एकता का देश माना गया। हमारे देश में विविधताओं के बावजूद भीतर से गहरी एकता झलकती है। हमारे देश में बहुत सारे विविधता होने के बाद भी क्या है, एकता झलकती है अंदर से। प्राचीन भारत के लोग एकता के लिए प्रतिशील रहे। उन्होंने इस विशाल महाद्वीप को एक अखंड देश समझा है। उन्होंने पूरे महाद्वीप को अखंड देश समझा। हमारे जो प्राचीन वंश के प्राचीन लोग थे, जो प्राचीन लेखक थे, उन लोगों ने पूरे भारत को, पूरे यहाँ से पूरे समुद्र तट से लेकर के प्रायद्वीपीय जो पठार है वहाँ तक,
और यहाँ क्या प्राचीन, यहाँ तमिल से या क्या कहता है, पूरे राजस्थान से लेकर के पूरे सिंधु घाटी सभ्यता जो अफगानिस्तान पाकिस्तान था उस समय अखंड भारत हुआ करता था, सभी को एक उपमहाद्वीप के रूप में समेकित किया उन लोगों ने। आगे देखते हैं। सारे देश को भारत नामक एक प्राचीन वंश के नाम पर भारतवर्ष अर्थात भरतों का देश नाम दिया गया और इसके निवासियों को भरत संतति अर्थात भरत का संतान कहा गया। हमारे प्राचीन कवि, दार्शनिक और शास्त्रकारों ने इस देश को अखंड इकाई के रूप में देखा है। हिमालय से समुद्र तक फैली इस भूमि को उन्होंने सार्वभौम कहा है, मतलब कि सकल देशव्यापी राजा के द्वारा शासित क्षेत्र के रूप में कल्पना भी किया था और ये हुआ भी। हमारे जो भी दार्शनिक थे, जो भी हमारे कवि थे, जो भी हमारे शास्त्रकार थे, उन्होंने पूरे भारत को, अखंड भारत को एक बड़े राजाओं के द्वारा शासित क्षेत्र के रूप में कल्पना किया था। आज वो सिद्ध हो चुका है। आपने देखा होगा इसमें बहुत सारे मैं शासकों का नाम लूँगा। अशोक हो गया, उसका समुद्रगुप्त, उसके बाद हर्षवर्धन के शासनकाल में आता है पुलकेशिन द्वितीय। ये सभी लोग पूरे भारत को, अखंड भारत पे अपना साम्राज्य को विस्तार किया था। हिमालय से कन्याकुमारी तक, पूर्व में ब्रह्मपुत्र जो असम से निकल के आता है की घाटी से पश्चिम में सिंधु पार तक अपना राज्य फैलाने वाले राजाओं का व्यापक रूप से यशोगान किया गया है। ऐसे राजा चक्रवर्ती कहलाते हैं। इसको इम्पोर्टेंट आप लोग कीजिएगा चक्रवर्ती को, मतलब कि पूरब से पश्चिम, ठीक है, पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण तक चारों तरफ पूरे अखंड भारत पर जिसका साम्राज्य फैला हुआ है और जो सभी जगह शासन कर रहा है उस राजा को चक्रवर्ती कहते थे। क्या कहते हैं? चक्रवर्ती कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। हाँ, देश में इस प्रकार की राजनीतिक एकता कम से कम 2 बार प्राप्त हुई थी पूरे इतिहास में। ईसा पूर्व की 3री सदी में, आप सभी को पता होगा 3री सदी में अशोक ने अपना साम्राज्य, मौर्य वंश के अशोक ने अपना साम्राज्य सुदूर दक्षिणांचल को छोड़ सारे देश में फैलाया था। कुछ दूर छोड़ करके पूरे देश में अशोक का जो था साम्राज्य था उसको विस्तार किया गया था। और अशोक के बारे में बहुत कुछ हम लोग जानेंगे आगे। फिर ईसा की 4वीं सदी में समुद्रगुप्त, आपको गुप्त वंश के बारे में पता होगा, समुद्रगुप्त की विजय पताका गंगा की घाटी से तमिल देश के छोर तक पहुंची थी। गंगा मगध से लेकर के तमिलनाडु तक। उसके बाद 7वीं सदी में चालुक्य राजा पुलकेशिन ने हर्षवर्धन को हराया था। ठीक है, हर्षवर्धन को हराया था और हर्षचरित्र लिखा था वानभट्ट ने। हर्षवर्धन के बारे में ही लिखा था। किसने? वानभट्ट। हर्षचरित्र लिखा था वानभट्ट ने हर्षवर्धन के बारे में। इसी हर्षवर्धन को पुलकेशिन द्वितीय ने हटा करके जो संपूर्ण उत्तर भारत का अधिपति माना जाता था, पूरे संपूर्ण उत्तर भारत का अधिपति पुलकेशिन द्वितीय को माना जाता था। तो ऐसे कुछ राजा हुए जो क्या कराया, चक्र क्या है यहाँ पे, चक्रवर्ती कहलाते थे ये लोग। ताकि ये लोग मैक्सिमम भारत के, पूरे अखंड भारत पे लोग का साम्राज्य विस्तार हुआ था। भारत की इस एकता को विदेशियों ने भी सीख सकारा है। भारत की इस एकता को, इस यूनिटी को, इतने सारे डाइवर्सिटी होने के बावजूद भी भारत की जो एकता है, भारत की जो संस्कृति है, भारत की जो प्राचीन जो मेल है, प्रासंगिकता है, इसको विदेशी लोगों ने भी इससे सकारा है कि ये सच है। भारत एक अलग ही तरह का देश है। ठीक है, वे सर्वप्रथम सिंधु तटवासियों के संपर्क में आए। विदेशी लोग जो थे भारत के पश्चिम में, आप सभी को पता होना चाहिए, यूनान, अफगान, ईरानी, ये सब क्या है, भारत के पश्चिम में है। पाकिस्तान के बाद अफगानिस्तान, ईरान, ये सब। और ये सभी लोग सबसे पहले, क्योंकि उसी तट में था, सिंधु सबसे साइड में है और जो अभी पाकिस्तान में पड़ता है, इसलिए उन्होंने पूरे देश को ही सिंधु या इंडस नाम दे दिया। सिंधु या इंडस, इंग्लिश में इंडस दे दिया, इसे सिंधु दे दिया। हिंद शब्द संस्कृत के, हिंद शब्द जो है कहाँ गया, संस्कृत के प्राचीन, संस्कृत के सिंधु से निकला हुआ है। ठीक है, हिंद शब्द जो है संस्कृत के सिंधु से निकला है और कालक्रमेण, और काल दर काल मतलब समय दर समय यह देश इंडिया के नाम से मशहूर हुआ। इसके यूनानी पर्याय को बहुत निकट है। यह फारसी और अरबी भाषाओं में हिंद नाम से विदित हुआ। इसको याद रखिए, भारत का जो नाम है फारसी और अरबी दोनों भाषाओं से हिंद नाम से विदित हुआ और इसे हिंदुस्तान कहा गया। ठीक है, फारसी और अरबी भाषा का सम्मिश्रण है हिंदुस्तान। देश में भाषात्मक और सांस्कृतिक एकता स्थापित करने के लिए निरंतर प्रयास होते रहते हैं। देश में भाषात्मक और सांस्कृतिक एकता स्थापित करने के लिए निरंतर प्रयास होते रहते हैं। आप सभी जब करंट अफेयर्स पढ़ते होइएगा तो आज भी देखते होइएगा
काशी तमिल संगमम होते रहता है। काशी मतलब कि उत्तर भारत और दक्षिण भारत को एक करने के लिए एक संगम होते रहता है। आप लोगों ने कुछ दिन पहले पढ़ा होगा, हर साल होता है ये काशी तमिल संगम, तो आज भी होते रहता है, पुराने समय में भी होता था। भाषा को, सांस्कृतिक एकता को, सामाजिक एकता को, आर्थिक, व्यापारिक सब कुछ को एक करने के लिए, एक रखने के लिए ये सब प्रयास आज भी जारी है। ईसा पूर्व तीसरी सदी में प्राकृत देश भर की संपर्क भाषा हुआ करती थी, जिसे लिंगुआ फ्रैंका कहते थे। क्या कहते थे? प्राकृतिक भाषा को लिंगुआ फ्रैंका कहते थे उस समय। और मैं बता दूं आपको, अशोक के शासनकाल में अशोक के शिलालेख जो थे, अशोक के 14 शिलालेख थे और 7 लघु शिलालेख थे। ठीक है, तो इस जो शिलालेख था अशोक का, अशोक जो कि मौर्य साम्राज्य का सबसे बड़ा शासक था, और अशोक का जो जितना भी शिलालेख था वो प्राकृतिक भाषा में था और ब्राह्मणी लिपि में। ब्राह्मणी लिपि का मतलब हुआ कि बाएं से दाएं की ओर लिखना। ठीक है, ब्राह्मणी लिपि में अशोक के बहुत सारे शिलालेख हैं, मैक्सिमम ब्राह्मणी लिपि में है और भाषा प्रकृति है। इसको याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अशोक का जो शिलालेख है वो प्राकृतिक भाषा में लिखा गया है और ब्राह्मणी लिपि में। सिर्फ ब्राह्मणी लिपि में ही नहीं, मैक्सिमम शिलालेख ब्राह्मणी लिपि में लिखे गए हैं। उसके बाद खरोष्टी लिपि में भी लिखे गए हैं, अरामाइकल लिपि में भी लिखे गए हैं, यूनानी लिपि में भी लिखे गए हैं। 4 लिपि में अशोक के शिलालेख लिखे गए हैं, मतलब कि अलग अलग शिलालेख पे अलग अलग लिपि के माध्यम से लिखा गया है, लेकिन भाषा प्रकृति रहा है। लिपि अलग होता है और भाषा अलग होता है। जैसे कि हम लोग लिखते हैं आज के समय में, मान लिया कि मैं लिख रहा हूँ डॉग, क्या लिख रहा हूँ डॉग, तो ये हमारा देवनागरी लिपि हुआ। और ये डॉग जो लिख रहा हूँ मैं DOG, ये मेरा रोमन लिपि हुआ। ठीक है, ठीक है, ये हिंदी भाषा हुआ और ये इंग्लिश भाषा हुआ। ये मेरा क्या हुआ? देवनागरी लिपि हुआ और ये मेरा क्या लिपि हुआ? रोमन लिपि हुआ। तो लिपि ये चीज़ें होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बाद में वह स्थान संस्कृत ने ले लिया और देश के कोने कोने का राजभाषा के रूप में। आपको पता होना चाहिए, पहले क्या था? प्रकृत भाषा था, क्योंकि जैन धर्म का भाषा क्या था? प्रकृत ही था। बौद्ध धर्म का पाली था, जैन का प्रकृत था। अशोक का शिलालेख प्रकृति भाषा में था, याद रखिएगा। लेकिन धीरे धीरे समय दर समय क्या हुआ? परिवर्तन होने लगा और उसका संस्कृत जो था एक राजभाषा, भारत का राजभाषा भी रहा है संस्कृत। भारत में गुप्त वंश जो चंद्रगुप्त था, गुप्त वंश था, उस समय में ये 3री-4थी शताब्दी में संस्कृत राजभाषा हुआ करता था। और गुप्त काल के बाद भी संस्कृत में ही मैक्सिमम राजभाषा, राजकाज जो होता था उसका काम संस्कृत भाषा में ही होता था। तो यही सब लिखा हुआ है। आगे चलते हैं। उसके बाद जो हमारा प्राचीन महाकाव्य, सबसे प्राचीन महाकाव्य रामायण और महाभारत है। सबसे प्राचीन जो महाकाव्य है हिंदू धर्म का वो रामायण है, फिर महाभारत है। महाभारत में 1,00,000 श्लोक है। कितना है? 1,00,000 का 9,11,1000 10 1,00,000, और इसमें 24,000 श्लोक है। ठीक है, पहले महाभारत का नाम जय संहिता था, फिर भारत नाम दिया गया, फिर महाभारत नाम दिया गया। जब महाभारत बन रहा था, महाभारत लिखने वाला कौन था? आपको पता होना चाहिए। महाभारत लिखने वाला था महर्षि वेद व्यास। तो ये गलत है। महर्षि वेद व्यास ने जय संहिता लिखा, साल दर साल इसमें परिवर्तन होते गया। महर्षि वेद व्यास ने जिस समय महाभारत लिखा था उस समय उसमें 8800 ही, मात्र 8800 ही श्लोक हुआ करता था। फिर समय बदलते गया, इसमें 24,000 श्लोक हुए। ठीक है, और फिर 1,00,000 श्लोक हुए और तब जाकर के इसका नाम महाभारत पड़ गया। पहले इसका नाम जय संहिता हुआ करता था। ठीक है, और महर्षि वेद व्यास ने जय संहिता लिखा था, ना कि महाभारत। ठीक है, लेकिन कहा जाता है, कोई बात नहीं। रामायण आपको पता होना चाहिए, महर्षि वाल्मीकि ने लिखा था। और रामायण जो है ये भारत के हिंदू धर्म का सबसे प्राचीन महाकाव्य, सबसे प्राचीन ग्रंथ माना जाता है। ये महाभारत जो, इस महाभारत 1,00,000 श्लोक में पूरे भारत के बारे में वर्णन मिलता है। पूरे भारत के जितने भी गुप्त काल से लेकर के गुप्त काल के बाद, मौर्य काल से पहले और मौर्य काल के बाद, ऋग्वेद काल, उत्तर वैदिक काल, सबके बारे में महाभारत में लिखा गया है। तो इतना बड़ा ग्रंथ, इतना विशाल, इतना भव्य ग्रंथ है ये। और इस सारे ग्रंथ को संस्कृत भाषा में लिखा गया। और जिस तरीके से उत्तर के ब्राह्मणों ने पढ़ा, उत्तर के जो भी ब्राह्मण अनुष्ठान करने वाले होते थे वो लोग पढ़े, सेम उसी तरीके से दक्षिण के, मतलब कि सभी लोगों ने एक ही भाषा में पढ़ा। लेकिन समय दर समय, अब प्राचीन काल से अब हम लोग आगे की ओर बढ़े और ये क्या हुआ कि अपने जो हम लोग का भाषा होता है, अपना भाषा, जैसे कि हिंदी, कहीं का तमिल, कहीं का ओडिसी, कहीं का कन्नड़, इस सारे भाषा में इसका ट्रांसलेशन होने लगा। ठीक है, तो इसके बारे में इसमें बताया गया इस सारे में। आगे चलते हैं।
प्राचीन इतिहास की यह विशेषता है कि यहाँ एक विचित्र प्रकार की सामाजिक व्यवस्था उद्धृत हुई है। एक नए विचित्र प्रकार की सामाजिक व्यवस्था का विकास हुआ। उत्तर भारत में वर्ण व्यवस्था या जाति प्रथा का जन्म होता है। उत्तर भारत में ही वर्ण व्यवस्था जो है हमारा, उसका विकास होता है और जाति प्रथा का जन्म होता है, जो सारे देश में धीरे धीरे करके और बढ़ते चला जाता है। इसको ध्यान से सुनिएगा, जाति व्यवस्था को। कुछ लोग कहते हैं कि हमें प्राचीन का, तो ये जो जाति व्यवस्था ये कहाँ से आया? प्राचीन काल से ही आया, उत्तर भारत से आया है। आगे चलते हैं। और जो भी लोग इस जाति व्यवस्था में बंद है, वो सभी लोग क्या हुए, इसमें मिलते चले गए। कोई धर्म अपना परिवर्तन कर लेते थे, कोई भी धर्म हिंदू मुस्लिम बन जाता था या मुस्लिम ईसाई, तो उसके अंदर जाति का जो, अंदर से जाति का जो कीड़ा था वो रहता ही था। इस तरीके की बात थी। वर्तमान में अतीत की क्या प्रासंगिकता है? अब आप लोग को इसका आंसर देना है और इसे आप पढ़ सकते हो कि वर्तमान में अतीत की, कुछ लोग का कहना है कि हमें प्राचीन काल की ओर, हमें प्राचीन सभ्यता को, प्राचीन संस्कृति को, हाँ हेलो, बहुत सारे लोगों का मानना यह है कि हमें प्राचीन को फिर से पुनः, प्राचीन की जो शैली है, जीवन शैली है, प्राचीन की सामाजिक सांस्कृतिक व्यवस्था, उसमें पुनः वापस आना चाहिए। तो ये कितना प्रासंगिक है ये आप समझ सकते हैं इस बुक के माध्यम से। यहाँ लिखा हुआ है, प्रकृति मूलक और मानव मूलक कठिनाइयों पर विजय पाने में हमारे पूर्वजों को जो सफलता मिली है, उससे हमें भविष्य के लिए प्रेरणा तो मिलती है। कुछ ना कुछ पॉजिटिव पॉइंट भी है हमारे अतीत से। अगर हम अतीत की चीज़ों को लेते हैं तो इससे पॉजिटिव चीज़ें भी मिलती है और इससे बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें भी मिलती है। पर अतीत को पुनः लौटाने का अर्थ होगा कि उन सामाजिक विषमताओं, जो सामाजिक विषमता हमारे प्राचीन काल में वर्ण, जो वर्ण विभेदता थी, जो अलग अलग जाति में हमारा समाज बटा हुआ था, जो विषमताएं थी आज भी है, उसको लोग अभी भी पीछा उससे लोगों को नहीं छूट पा रहा है। तो वो फिर से मतलब कि चरम सीमा पे पहुंच जाएगा। और इससे ये चीज़ें क्या होती है, जो सामाजिक विषमताएं होती हैं, जो धार्मिक विषमताएं, धार्मिक टकराव होता है, ये हमारे समाज के साथ साथ हमारे देश के विकास में एक बाधा के रूप में, एक ऑब्स्टेकल के रूप में काम करता है और हमारा देश इससे तेज़ी से विकास नहीं कर पाता है, इसी में उलझ कर रह जाता है। तो इसके बारे में इसमें बताया गया है। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, अभ्यास में आपको इस पूरे बुक को एक बार पढ़ना है, 2 बार पढ़ना है, 3 बार पढ़ना है, जब तक समझ में ना आए तब तक पढ़ना है। और इसको लिखना है, मानव प्रजाति क्या है, मानव प्रजाति के धारणाओं को स्पष्ट करना है, इसके धारणाओं के बारे में, संस्कृति मूलक संस्कृति, वर्ण, अनेकता में एकता और चक्रवर्ती। पता है चक्रवर्ती का मतलब क्या होता है? पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण पूरे भारत पर जो साम्राज्य विस्तार करके शासन किया, उस राजा, वैसे राजा को चक्रवर्ती राजा कहते हैं। तो इस तरीके से आपको आंसर राइटिंग करना है धीरे धीरे। अब हम लोग क्या करते हैं, सेकंड चैप्टर पे चलते हैं। तो सेकंड चैप्टर हम लोग दूसरे वीडियो में देखेंगे और इसमें हम लोग बहुत ही मज़े से पढ़ेंगे। उसमें मुझे मैंने उसको नहीं पढ़ा था, सच बता रहा हूँ, मैं चैप्टर 1 को मैं नहीं पढ़ा था, एक बार वैसे ऊपर ऊपर तक पढ़ा था, इसके महत्व को धीरे धीरे पढ़ते हुए चल गया था। लेकिन सेकंड चैप्टर जो है मेरा, वो बहुत ही अच्छे से मैंने इसको पढ़ा है और बहुत डिटेल में पढ़ा है, तो इसको बहुत ही अच्छे से समझाऊंगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सेकंड चैप्टर का आप लोग वेट कीजिए, ठीक है। सेकंड चैप्टर भी बहुत जल्द आपको मिल जाएगा।